गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन। अगर हम आर्थिक अवधारणा और नियोजन की बात करें तो सबसे पहले हमें आर्थिक अवधारणा को समझने से पहले राष्ट्रीय आय के बारे में समझना होगा। अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था की निष्पादकता का मौद्रिक मूल्य है या मौद्रिक माप है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, उन सभी क्रियाकलापों के निष्पादन के स्वरूप जो टोटल जो मुद्रा के रूप में जो आय प्राप्त होती है, मौद्रिक माप जो प्राप्त होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अगर साधारण शब्दों की बात करें तो एक वित्त वर्ष के अंतर्गत किसी भी एक अर्थव्यवस्था के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले मौद्रिक उपायों को या मौद्रिक उत्पादन को अपन बोल सकते हैं, को अपन क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय बोलेंगे। यानी एक देश की अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यवसाय हैं, चाहे वो प्राथमिक व्यवसाय हो, द्वितीयक व्यवसाय हो, तृतीयक व्यवसाय हो, सभी से होने वाली कुल प्रकार की जो आय है या कुल मौद्रिक जो आय है वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की गणना का एक अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए हम जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करते हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं या फिर इसकी जो गणना की जाती है वो क्यों जरूरी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए कि वो अर्थव्यवस्था जो है वो किस लेवल की है। विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आती है, विकासशील की श्रेणी में आती है, या अल्प विकसित या अविकसित की श्रेणी में आती है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति के बारे में हमें किससे पता लगता है? राष्ट्रीय आय से। दूसरी हम बात करते हैं किन्हीं दो अर्थव्यवस्थाओं के बीच तुलना का आधार क्या होगा? आर्थिक आधार। तुलना करने के लिए हम किससे तुलना करेंगे? उसकी राष्ट्रीय आय से तुलना करेंगे। एक देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय की तुलना दूसरे देश की अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय के साथ करेंगे, तब हमें पता लगेगा कि दोनों देशों में राष्ट्रीय आय किसकी अधिक है। इसका मतलब कौन सी अर्थव्यवस्था जो है वो ज्यादा मजबूत है। आय के आधार पर हम किसी अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था की श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हैं। तीसरा, भविष्य के लिए किसी भी प्रकार की योजनाएं जब बनाई जाती हैं तो उन योजनाओं के लिए जो राष्ट्रीय आय जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर राष्ट्रीय आय अधिक है तो भविष्य में बनने वाली योजनाएं जो है उस राष्ट्रीय आय के अनुरूप ही तैयार की जाती हैं। उसके अलावा सभी क्षेत्रों का सापेक्षिक योगदान ज्ञात करने के लिए हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की, हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की, हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र की। तीनों क्षेत्रकों का कितना कितना योगदान है, इसका पता भी हमें किससे लगता है? राष्ट्रीय आय से पता लगता है, क्योंकि हम सभी क्षेत्रकों की आय अलग अलग ज्ञात करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र की आय अलग ज्ञात करेंगे, द्वितीयक क्षेत्र की अलग, तृतीयक क्षेत्र की अलग। तो उन तीनों की जो राष्ट्रीय आय है वो अलग अलग हमें पता लगेगी कौन से क्षेत्र से हमें कितनी आय प्राप्त हुई, और उस सभी को जब जोड़ दिया जाएगा तो वो राष्ट्रीय आय के रूप में परिणित हो जाएगी या बदल जाएगी। तो यानी ये चारों जो बातें हैं इनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और इन चारों कारणों की वजह से ही किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर अपन राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वित्त वर्ष के बारे में। वित्त वर्ष क्या होगा? किसी भी एक, अगर हम भारत की बात करें, यहां 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक का जो समय है उसे एक वित्त वर्ष के रूप में माना जाता है। यानी वित्त वर्ष क्या होगा? 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक आय व्यय की जो गणना होती है वो हमेशा भारत में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जाती है। तो ये अवधि जो है एक वित्त वर्ष से कहलाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं उत्पादन के बारे में। उत्पादन क्या है? किसी भी वस्तु का मौद्रिक मूल्य जो है वो परिवर्तित करना या फिर उसकी उपयोगिता का सृजन करना या फिर उसके मूल्य के अंदर वृद्धि करना। किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना यानी कीमत को बढ़ाना, और उसकी उपयोगिता को बढ़ाना क्या कहलाता है? उत्पादन करना कहलाता है। जैसे अपन बात करते हैं कपास के बारे में। कपास जो है उसकी कीमत कम है, लेकिन उस कपास से जब हम सूती वस्त्र बना देंगे तो उसकी कीमत जो है वो ज्यादा हो जाएगी, यानी मूल्य वृद्धि होगी, और उसकी उपयोगिता का विसर्जन होगा। कपास जो है वो किसी काम नहीं आएगी, लेकिन जब उससे रेशा बनाकर जब हम उससे वस्त्र बनाएंगे तो वस्त्र पहनने के काम आएंगे, यानी उसकी उपयोगिता में क्या होगा? सृजन होगा। तो किसी भी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होना और उसकी उपयोगिता का सृजन होना क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं के बारे में। राष्ट्रीय आय की 4 अवधारणाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, उसके बाद हम बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और उसके बाद हम बात करते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो ये 4 जो अवधारणाएं हैं
किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की 4 अवधारणाओं के रूप में जानी जाती है। इनमें से सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं, उन सभी प्रकार के व्यवसायों से जो उत्पादन, अंतिम जो उत्पाद प्राप्त होगा, उस अंतिम उत्पाद से प्राप्त होने वाला उत्पादन जो है वो सकल घरेलू उत्पादन कहलाएगा। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक से जो कुल उत्पादन जो प्राप्त होगा, उस कुल उत्पादन को ही, अंतिम उत्पादन को अपन बोलेंगे, अंतिम उत्पाद जो तैयार होंगे उसको हम सकल घरेलू उत्पाद के नाम से जानेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। देखो, राष्ट्रीय आय के बारे में भी अपन ने बात की कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सभी प्रकार के व्यवसाय जो टोटल आय प्राप्त होगी, टोटल इनकम जो प्राप्त होगी, अंतिम जो मूल्य प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगी? राष्ट्रीय आय कहलाएगी। तो यानी एक देश में संपूर्ण जो आय है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। यहां हम प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, इसका मतलब एक व्यक्ति द्वारा एक वित्त वर्ष के अंदर जो आय की जाती है वो आय जो है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, राष्ट्रीय आय। हमारे पास राष्ट्रीय आय तो हमने ज्ञात की है, राष्ट्रीय आय में हम किसका भाग दे देंगे? जनसंख्या का भाग दे देंगे। जब कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देंगे तो एक व्यक्ति की आय प्राप्त होगी और उस आय को ही हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। अभी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना। अपन ने राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ा है, अपन ने उत्पादन के बारे में पढ़ा, वित्त वर्ष के बारे में पढ़ा, प्रति व्यक्ति आय के बारे में पढ़ा, सकल घरेलू उत्पादन के बारे में पढ़ा। इन सारी चीजों का मुख्य जो अगर बिंदु अपन देखें तो वो राष्ट्रीय आय है। हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, क्यों करते हैं, क्या इसके लिए जरूरत है, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। अब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो कैसे प्रारंभ हुई? अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले 1868 में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की गई और इस गणना का श्रेय जो है वो दादा भाई नौरोजी को जाता है। किसको जाता है? दादा भाई नौरोजी को। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो किसने की? दादा भाई नौरोजी ने 1868 में। इसके बाद हम बात करें भारत स्वतंत्र होने के बाद की बात करें, 1949 के अंदर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता के अंदर एक समिति गठित की गई, जिस समिति को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और ये पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में 1949 में गठित की गई। इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट जो है 1951 में प्रस्तुत की और अंतिम रिपोर्ट जो है उसने 1955 में पेश की। इसके बाद इस राष्ट्रीय आय समिति जो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में बनी थी, इसका कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद की अगर हम बात करें, जब 1955 में इसने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की राष्ट्रीय आय समिति ने, तो उसके बाद क्या हुआ? 1955 से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का अधिकार सीएसओ को दे दिया गया, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यानी 1950 से सीएसओ यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है वो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। उसके बाद ये प्रति वर्ष जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। तो ये चीजें मैंने राष्ट्रीय आय के बारे में बताई। अब इसके बाद हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में। अगर हम भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों की बात करें तो यहाँ विशेष तौर पर, मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करें, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र, इसके बाद हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। तो ये अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय की या प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं। इसमें आता है कृषि है, खनन है, पशुपालन है, आखेट है, संग्रहण है, वस्तुओं को एकत्रित करना यानी संग्रहण, और मत्स्य पालन, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय में आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद हम बात करें द्वितीयक क्षेत्र, इसमें आता है विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग के बारे में अपन ने पढ़ा, मैंने आपको बताया कि ऐसे उद्योग जो किसी भी कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद के रूप में बदलने का कार्य करते हैं, विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। अगर तृतीयक क्षेत्र की हम बात करें तो व्यापार है, परिवहन है, संचार है, बीमा है, बैंकिंग है,
ये सभी प्रकार के, और उसके अलावा पर्यटन है, ये सभी किसमें आते हैं, और सभी प्रकार की सेवाएं भी इसमें आती हैं। सेवाएं जैसे डॉक्टर की सेवाएं, वकील की सेवाएं, अध्यापक की सेवाएं, इन सभी सेवाओं को हम तृतीयक सेक्टर में रखते हैं, तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था जो है उसको अपन 3 क्षेत्रों में विभक्त करते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है क्षेत्रकों का ऐतिहासिक परिवर्तन। यानी अगर हम देखें भारत में या विश्व के संदर्भ में पर देखें तो ये व्यवसायों की जो प्रवृत्ति है वो बदलती हुई रही है। अगर हम आदिकाल की बात करें तो प्राचीन काल में सभी जो देश है वो प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर थे, क्योंकि उस समय मानव का मुख्य व्यवसाय जो है वो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर था। उस समय मानव अपनी आजीविका चलाने के लिए सबसे पहले आखेट करना उसने प्रारंभ किया, उसके बाद उसने पशुपालन प्रारंभ किया, धीरे धीरे कृषि कार्य, खनन कार्य, संग्रहण, ये सारी क्रियाएं मानव के द्वारा की गई। और ये सारी क्रियाएं जो है निश्चित रूप से इनमें से ज्यादातर जो क्रियाएं हैं वो प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं पर निर्भर है, यानी वर्षा और तापमान पर निर्भर है। इन क्रियाओं का स्थान धीरे धीरे द्वितीय क्षेत्र ने लिया और विनिर्माण उद्योगों की स्थापना शुरू हुई। इसके बाद अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्रक और प्राथमिक दोनों क्षेत्रकों की मदद करने के लिए तीसरे सेक्टर यानी सेवा सेक्टर की उत्पत्ति हुई। व्यापार, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग जैसे क्षेत्र आए। तो यानी प्राथमिक व्यवसाय से विश्व की ज्यादातर जनसंख्या द्वितीय व्यवसाय के क्षेत्र में आई, द्वितीय व्यवसाय से वो तृतीय व्यवसाय के क्षेत्र तक पहुंची। तो अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं इनमें समय अनुसार जो है परिवर्तन आया है। अगर हम बात करें उत्पादन के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ महत्व, देखो तृतीय जो क्षेत्र है इसका महत्व जो है वो पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा है। कारण क्या है कि प्राथमिक और द्वितीय जो व्यवसाय हैं ये ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इनमें व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनका जीडीपी में जो बहुत बड़ा योगदान नहीं है। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में लगभग भारत की बात करें तो 50% जनसंख्या जो है भारत की प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करती है, लेकिन अगर उसका जीडीपी में योगदान की बात करें यानी सकल घरेलू उत्पादन में योगदान की बात करें तो मात्र 15% है। जबकि हम द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें लगभग आधे ही लोग लगे हुए हैं। भारत के आधे लोग द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर जीडीपी में योगदान की बात करें तो 85% योगदान जो है जीडीपी का तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का है, जिसमें तृतीय क्षेत्र की भूमिका सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा लोग लगे हुए हैं, लेकिन वहां से राष्ट्रीय आय कम प्राप्त हो रही है, आमदनी कम हो रही है, राष्ट्रीय आय का मात्र 15% हिस्सा वहां से हमें प्राप्त हो रहा है। जबकि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में आधे लोग लगे हुए हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय की उत्पत्ति जो है वो ज्यादा हो रही है वहां से, यानी 85% राष्ट्रीय आय जो हमें वहां से प्राप्त हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि तृतीय क्षेत्र जो है उसमें रोजगार के अवसर कम है, वहां पर रोजगार के अवसर का सृजन नहीं हुआ, लेकिन उत्पादन को बढ़ाने में या जीडीपी को बढ़ाने में उस क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।